क्या पढ़ाना है बाबू? अक्षांश और देशांश। लैटिट्यूड, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हिंदी में अक्षांश। इसका दूसरा नाम समांतर रेखा। ये दो नाम होते हैं। लैटिट्यूड के कितने नाम होते हैं? दो, समांतर रेखा या अक्षांश। लाइव वाले आप लोग को भी अब इसमें लिखना पड़ेगा आप लोग को, तो पहले समझेंगे ये, उसके बाद समझा देंगे, फिर आपको अच्छे से लिखवा देंगे। अक्षांश वगैरह क्या होता है? लैटिट्यूड। देखिए पृथ्वी जो है ना वो गोल है नहीं, हल्का जियोड के शेप में है और ये हल्का झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है? हल्का झुकी हुई है। ये इसका प्लेन हो गया। पृथ्वी बिल्कुल यूं नहीं है, ऐसे नहीं है। पृथ्वी कैसी है? झुकी हुई है। पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है। यहाँ तो समझे में नहीं आ रहा है झुका है कि नहीं झुका है। पृथ्वी 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। ऐसे पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहां से 23.5 डिग्री, ये अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस रेखा को हम लोग अक्ष कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सिस। क्या कहेंगे? एक्सिस। अक्ष से 23.5 डिग्री। और ये जो है तल है। क्या है? तल। तल इसे कहते हैं प्लेन। अपने प्लेन से कितने डिग्री है? 66.5 डिग्री। कितने डिग्री? 66.5। इसलिए पृथ्वी जो है उसके, पृथ्वी ऐसे कितना डिग्री है? 6.5। ऊपर से 23.5 डिग्री है। ऊपर से कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री। और नीचे से तल से 66.5। तल से 66.5। इस वजह से 66.5 और 23.5 का वैल्यू ज्यादा हो जाता है। नक्शा पे अक्सर पढ़ेंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये सब चीजों को। ये झुकी हुई है यहाँ पर। इस हिसाब से पृथ्वी पे 4-5 प्रमुख रेखाएं हो जाती हैं। कितनी प्रमुख रेखाएं पृथ्वी? 5 प्रमुख रेखाएं हैं। बीचों बीच से जो जाती है उसे 0 डिग्री, इसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री। और ये हो गई 23.5 डिग्री, इसे कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी को, 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से भी जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ऊपर 66.5 जो है ये है आपका आर्कटिक रेखा, क्योंकि ऊपर आर्कटिक सागर है। आर्कटिक वृत्त, इसे रेखा नहीं कहते, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और इसे कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री साउथ में इसे अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब ये रेखा और वृत्त क्यों है? और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन रेखाओं को सीधा खींचना चाहिए, तो हम हल्का सा कर्व में खींचे हैं। ऐसा क्यों खींचे हैं? तो देखिए ध्यान से, हम एक साथ पूरे ग्लोब को नहीं पढ़ सकते हैं। अब आप ही बताइए, आपको ये पूरा ग्लोब दिख रहा है? आपको बस आगे का फेस दिख रहा है। आगे का क्या दिख रहा है? फेस। अगर आप यहाँ सीधी रेखा भी खींचेंगे, आप रेखा को क्या खींचेगा? सीधा। और जब इसको इसको खोल के ऐसे बिछाइएगा तो रेखा कैसे हो जाएगी? कर्व। हल्का क्या हो जाएगी? कर्व। तो हम ये ग्लोब पे तो खींचे नहीं, एक प्लेन पेपर पे खींचे। तो अगर हम इसी को क्या करें, सीधा रेखा ही खींचते हैं और फिर इसको खोल के प्लेन बिछाएंगे तो कैसा हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्व। ये कर्व लाइन इस बात को दर्शाता है कि पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी कितने डिग्री पे झुके हैं? 23.5। आपको यहाँ झुका हुआ दिख रहा है? कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष से, और नीचे के तल से 66.5।
अब आप कहेंगे कि सर तब 66 डिग्री वाले 66.5 वाले को वृत्त क्यों कहते हैं? तो एक्चुअली 66.5 डिग्री बहुत ऊपर आ जाता है, और जब हम यहाँ यहाँ हम रेखा खींचते हैं तो ये रेखा पूरी रेखा हमको ऊपर से क्या हो जाती है, दिख जाती है। पूरी की पूरी रेखा एक साथ दिख जाती है। जब पूरी रेखा एक साथ दिख जाती है तो उसे क्या कहेंगे, वृत्त। हालांकि विषुवत रेखा भी अपने आप में क्या है, वृत्त है, लेकिन किसी भी जगह खड़े हो जाइए आपको एक बार में विषुवत रेखा कंप्लीट नहीं दिखेगी। आपको रेखा कंप्लीट दिखनी चालू होती है 66.5 डिग्री के बाद से। तो हम यहाँ 66.5 डिग्री को आर्कटिक रेखा लिखेंगे कि वृत्त, क्योंकि ये 66.5 डिग्री काफी ऊंचाई पर हो जाता है, और हम पृथ्वी के ऊपर से देखेंगे तो हमें पूरा 66.5 डिग्री वृत्त दिखेगा। पूरा का पूरा 66.5 डिग्री वृत्त क्या हो जाएगा, दिखेगा। लेकिन उसके नीचे कोई भी रेखा खींचेंगे, 0 डिग्री खींचिए, 10 डिग्री खींचिए, 23.5 डिग्री खींचिए, वो आपको कभी भी एक साथ पूरा नहीं दिख पाएगा। इसलिए बाकी रेखाओं को हम रेखा लिखते हैं, और 66.5 डिग्री के बाद वाले पे हम क्या लिखना चालू करते हैं, वृत्त लिखते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा वृत्त विषुवत रेखा, सबसे बड़ा वृत्त विषुवत रेखा होता है। सबसे बड़ा वृत्त विषुवत रेखा। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। सबसे बड़ा वृत्त विषुवत रेखा। सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं किन दो रेखाओं के बीच, कर्क और मकर रेखा। किसके बीच, कर्क एवं मकर रेखा के बीच। किसके बीच, कर्क और मकर रेखा के बीच। 0 डिग्री को क्या कहेंगे, विषुवत रेखा। 0 डिग्री को विषुवत रेखा, 0 डिग्री को विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। इसमें तो गोला बन ही सकता है, इसमें से कहीं ये गोला वाला यही सही है। पता नहीं मोटा, इसको पता चले मोटा बना पाएगा कि नहीं। बकलोलवा इसको स्याही का मतलब है नहीं पता है। ये क्या कह रहा है, ये क्या बना दिया? तो सोचा तुम डिलीट हो जाओ, इतना नौटंकी करके रख ले। अच्छा, इसमें एगो काम का चीज मिला है, ये वाला, ये शायद टेढ़ा ऐसे डॉटेड लाइन खींचेगा। हाँ, ये सही काम का चीज मिल गया। विषुवत रेखा खींचने में इससे अच्छा लगेगा। हाँ, अब मिटेगा ससुरा, इसका बाप मिटेगा। ये किसी चीज को जिसको घेर देंगे उसको मिटा देता है। वही सही था जी, अपना हाथे वाला। कौन रेखा ये, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। ये ऊपर वाली कर्क रेखा, और उसके नीचे कौन सी रेखा बाबू, विषुवत। इससे पहले वाला वृत्त थोड़ा सा छोटा हो गया था, समझ में नहीं आता आप लोग को। ये रेखा कर्क, ये रेखा मकर रेखा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला आर्कटिक वृत्त, नीचे वाला अंटार्कटिक वृत्त। देखिए, दो अक्षांश जो होते हैं, दो लगातार अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर का गैप होता है। कितने का होता है, 111 का। दो अक्षांशों के बीच में कितने का गैप होता है, 111 किलोमीटर का। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, कटिबंध कहते हैं। क्या कहेंगे, कटिबंध। देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, गोरे। कटिबंध, गोरे गलती से बोल दिए हैं। इसके बीच का एरिया क्या होता है, जोन या कटिबंध। जोन या कटिबंध कहते हैं। दो लगातार अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है, 111 किलो। दो लगातार अक्षांशों के बीच में 111 किलो। बताइए, ये कटिबंध कहलाएगा कि नहीं?
ये कटिबंध कहलाएगा। किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम कटिबंध, लेकिन दो लगातार अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111। सूर्य किन दो रेखाओं के बीच में घूमता है? कर्क और मकर। किन दो रेखाओं के बीच में? कर्क। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। ये कर्क रेखा, ये आर्कटिक वृत्त, ये मकर रेखा, ये अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त हो गया, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। ये बीच में हमेशा गर्मी पड़ता है, तो ये क्षेत्र कैसा हो जाता है? गर्म क्षेत्र। कैसा क्षेत्र हो जाता है? गर्म क्षेत्र। गर्म को भूगोल के भाषा में उष्ण कहते हैं, और क्षेत्र को क्या कहेंगे? कटिबंध। तो बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध। बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे को टेम्परेट टोरिड जोन। ऊपर वाला टेम्परेट जोन, और ये वाला फ्रिजिड जोन। ये बीच वाला हो गया आपका ये। अब यहाँ पर ठंडी और गर्मी दोनों पड़ता है। यहाँ पे केवल गर्मी, यहाँ ठंडी गर्मी दोनों, यहाँ ठंडी गर्मी दोनों। रीजन क्या है कि सूर्य अधिकतम कहां तक जा सकता है? कर्क रेखा, कर्क और मकर रेखा के बीच। कर्क और मकर, इसके उधर सूर्य की रोशनी जाएगी, सूर्य सीधा नहीं पहुंचेगा। तो ये दोनों रेखाओं के कारण बीच में हमेशा क्या पड़ती है? गर्मी। दोनों में गर्मी पड़ती है। अब आप बताइए, जब सूर्य नीचे है तो यह एरिया कैसा हो जाएगा? गर्म। क्या हो जाएगा? गर्म। लेकिन जैसे ही सूर्य कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? गर्म, और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? ठंडा। क्या हो जाएगा? ठंडा। तो ये ठंडा गर्म, और जैसे ही ये क्या आएगा? नीचे, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? ठंडा। तो ये ठंडा और गर्म दोनों होता है। ठंडा को कहते हैं शीत, गर्म को कहते हैं उष्ण। तो शीत प्लस उष्ण क्या हो जाएगा? शीतोष्ण। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? शीतोष्ण। क्या लिखेंगे? शीतोष्ण। इसे क्या लिखेंगे? शीतोष्ण। ये हो गया हमारा शीतोष्ण। कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। क्या हो गया? शीतोष्ण। याद रहेगा ना? कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। बताइए, उष्ण कटिबंध किन दो अक्षांशों के बीच? किन दो अक्षांशों के बीच? सर सन ऊपर डायरेक्ट क्यों नहीं जाता है? क्योंकि अब एक बात बताइए, अगर हम ऐसे झुक जाए, क्या हो जाए? ऐसे झुक जाए, तो कभी भी सूर्य की लाइट यहीं तक मेरे सीधे चमकेगी, कनवा पे कबो चमकेगा? हम कितनों नाच जाएं ऐसे झुक के, क्या कान पे हमरे चमकेगा? चक्कर आने लगा ज्यादा घूम गया आदमी। ये तो पृथ्वी कैसी है? झुकी हुई है। सूर्य के सामने ऐसे सीधे नहीं ले, ऐसे झुकल है। क्या ऐसे झुकी हुई है, जिस वजह से वहां नहीं जा पाता। नीचे वाला एरिया क्या होगा? शीत। ये कैसा हो जाएगा? शीत कटिबंध। कैसा कटिबंध? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। ये वाला शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। ये बोलिए तो उष्ण कटिबंध। ये हो गया उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। ये शीत कटिबंध। शीत कटिबंध पूरे पृथ्वी को कितने जोन में बांटते हैं? 3। कितने जोन में? 3। कौन कौन जोन? 3 कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। याद रहेगा कौन कौन कटिबंध? आगे बढ़े सर। हम एप्लीकेशन पर इंडियन मैप पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ें? वेट कीजिए, आएगा इंडियन मैप तो पढ़िएगा। हाँ, पूजा के बाद पढ़िएगा, बाकी सब उसको समझा रहा है सर। दीपक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वेट कर लो सब आपस में समझाता है तो उसको। यहां तक समझ में आ गया? सबसे ज्यादा ठंडा किस में पड़ेगा? हाँ, शीत कटिबंध। सबसे ज्यादा ठंडा शीत। रहने के लिए सबसे अच्छा शीतोष्ण। हाँ, शीतोष्ण। भारत जो है वो दोनों में आता है, यहीं पर भारत है। इसे भारत यहीं पे आता है।
बीचों बीच कर्क रेखा भारत के कहां से गुजरती है? बीचों बीच। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से। हम लोग कर्क रेखा के ऊपर रहते हैं। मक्खिया को और कोई जगह नहीं मिलता रे पकड़लिया। कोई बात नहीं, सब चीज का उपाय है। कचाइन करके चल गई ससुरी, तो कहीं कहीं सटा देते हैं, पता नहीं चलेगा। आगे बढ़ जाए, किसी कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा ठंडा किसमें पड़ेगा? हाँ, शीत। सर्वाधिक ठंडा शीत कटिबंध। सर्वाधिक ठंडा शीत कटिबंध। ले, तो ऐसे वाला रेखा खींचना था, नहीं खींच रहा है। ससुराल नौटंकी किया। ये कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। ये सबसे नीचे वाला कटिबंध कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध। ये भी शीत कटिबंध। हम शीत कटिबंध को दो भाग में बांट देते हैं। कितनी भाग में बांट देते हैं? दो भाग। ऊपर वाले को रखते हैं 1 नंबर, नीचे वाले को 2 नंबर। ऊपर वाले को 1 नंबर, इसमें 2 नंबर। आप बताइए ज्यादा ठंडा किसमें? कम ठंडा? सबसे भयानक ठंडा तो 1 नंबर में ज्यादा ठंडा, 2 नंबर पे कम ठंडा। 1 नंबर को कहते हैं टुंड्रा प्रदेश, 1 नंबर को टुंड्रा, 2 नंबर को टैगा, 2 नंबर को टैगा। टुंड्रा और टैगा में अंतर समझ में आ गया? सबसे भयानक ठंडी टुंड्रा में बर्फ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। आगे बढ़ जाएं, याद रहेगा ये सब। पृथ्वी कितने डिग्री झुकी? ये अक्षांश वगैरह याद रहेंगे, ये समझ में आ गया, कटिबंध वगैरह। अब यहाँ हम देखते हैं रेखाओं को। बीचों बीच वाली कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। विषुवत, ये ऊपर वाली भारत, कर्क रेखा भारत के कहां से गुजरती है? बीचों बीच। भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरी? कर्क रेखा। सूर्य किन दो रेखाओं के बीच घूमता है? कर्क और मकर रेखा। जून के महीने में सूर्य कहां चला आता है? कर्क रेखा में। कितने जून को? 21 जून को। 21 जून को सूर्य कहां चला आता है? कर्क रेखा पे। इसलिए भारत में जून के महीने में गर्मी भयानक, और दिसंबर के महीने में कहां चला जाता है? मकर रेखा। तो 22 दिसंबर को कहां पहुंच गया? मकर रेखा। 22 दिसंबर को 21 तारीख को कर्क, 21 को 22 को दिसंबर। बताइए, जून के बाद एक के बाद दिसंबर आया होगा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर आया होगा, तो ये पहुंचती है 23 सितंबर को। कहां पर? विषुवत रेखा। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर के बाद वापस ऊपर जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 22 मार्च, 22 मार्च। तो बताइए 2 बार ये कहां चली जाती है? विषुवत रेखा। 2 बार विषुवत रेखा। आगे बढ़े, 2 बार विषुवत रेखा पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ध्यान से समझिए। सूर्य कर्क रेखा पर जाएगा 21 जून। जब यह कर्क रेखा पे जाएगा तो भारत के लोग कर्क रेखा पे है, हमारे यहाँ पड़ेगी गर्मी। जब ये भारत को छोड़ के मकर रेखा पे चला जाएगा तो हमारे पास पड़ेगी ठंडा। लेकिन जब जब ये विषुवत रेखा पर आएगा तो विषुवत रेखा पर आने से पूरे पृथ्वी के बीचों बीच में सूर्य आ जाता है, इसलिए ठंडी गर्मी बराबर, ठंडी गर्मी बराबर। अभी सितंबर गया है तो सितंबर में ना आपको बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा, ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगा। मार्च में भी ना बहुत गर्मी पड़ेगा, ना बहुत ठंडा पड़ेगा। समझ में आ गया? लेकिन मार्च ठंड के जाने के जस्ट बाद आता है, इसलिए हल्का हल्का उसमें ठंड के गुण दिख जाते हैं। और सितंबर गर्मी के जस्ट बाद गया होता है, अतः उसमें थोड़ा थोड़ा गर्मी के लक्षण दिख जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? जब सूर्य कर्क रेखा पर जाता है तो उसे कहते हैं कर्क संक्रांति, 21 जून को होता है। जब सूरज मकर रेखा पर जाता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं, 22 दिसंबर को। लेकिन हिंदू धर्म में 22 दिसंबर को ना मनाकर 24 दिसंबर, क्योंकि 14 जनवरी को, क्योंकि हिंदू धर्म के त्योहार
सूर्य पर आधारित नहीं है, वो चंद्रमा पर आधारित है। हाँ, ये जो कैलेंडर बता रहे हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो इस्लाम धर्म का कैलेंडर भी चंद्रमा पर आधारित है, हिंदू धर्म का कैलेंडर भी चंद्रमा पर। लेकिन हिंदू धर्म के कैलेंडर में हर 3 साल के बाद एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है, मलमास, जिस वजह से हिंदू धर्म के त्योहार हमेशा देखिएगा कभी पीछे घटते रहेंगे और 3 साल के बाद फिर अपने जगह पे चला जाएगा। होली जनवरी मार्च के लास्ट में पड़ेगा, फिर एक वक्त आएगा कि 20-22 तारीख तक पड़ेगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब 11-12 के बीच में पड़े, एक 4-5 तारीख तक पड़ जाएगा और फिर चल जाएगा 28 को। समझे? तो साल में 3 बार घसकता है। 3 साल बाद एक एक्स्ट्रा महीना हिंदू धर्म में जोड़ा जाता है, मलमास। जिस समय मलमास का महीना चलता है लोग मीट मांस नहीं खाते। कोनो त्योहार आता है बेचारा मुर्गा से बहुत खुश हो जाता है, अब कम कटाएंगे हम, समझ आ गया। और जिस दिन सावन उतरने वाला रहता है दांत पिजो के बैठल रहता है सब एकदम। आगे बढ़े। इस्लाम धर्म में ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। आप रोजा रहिए, व्रत रहिए, पारण करने के टाइम है चिकन से पारण कर लीजिए, ऐसे उसमें खाने पीने पे रोक नहीं रहता है। इस तरह हाँ, पहले खजूर से खोला जाता है, वो उस तरह से खजूर, क्योंकि इस्लामिक परंपरा के हिसाब से इस्लामिक परंपरा की शुरुआत सऊदी अरब से हुई और वहाँ खेती उती तो कुछ होता नहीं है, खजूरे होता है, तो वहां के लोग रोजा खोलेंगे किस चीज से? खजूर। देखो धर्म जो है ना ज्योग्राफी पे डिपेंड है। हिंदू धर्म फैला भारत के एरिया से ज्यादा, हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी, आम के पेड़ बहुत ज्यादा हो जाते थे पानी की वजह से, तो कोनो त्योहार में आम के पेड़ के पत्ती लगेगा, दूब घास लगेगा, नारियल की कोई कमी नहीं, चढ़ाने में क्या चढ़िए नारियल। वनस्पति भी सोचता हुआ खजूर हमरा अलगे कर दिया, नारियल हमको अलगे चढ़ा दे। मंदिर में ले जाके खजूर चढ़ाइए तो लोग कहेगा कौन चिल्लाया रे, मस्जिद में नारियल लेके चलिए या खुदा लाहौल बला, खजूर लेके जाए, हे राम क्या लाया। बेचारा भूगोल भी सोचता होगा क्या रे हमको तो छोड़ दे नहीं समझे, एक रहता है। आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बताइए 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ चढ़ाता है? मकर, तो भौगोलिक मकर संक्रांति हिंदू धर्म के हिसाब से 14 जनवरी। लोग 14 जनवरी के बाद कोनो शुभ काम करते हैं, हाँ, ओके पहले कहते हैं खरमास चल रहा है, सुनते हैं ना खरमास, 1 महीना तक कोनो नया काम नहीं करता है, कहते शादी ब्याह नहीं करता है सर, पता नहीं क्या कपड़ा वपड़ा नहीं सिलाता है लोग। अब सबका अपना अपना मान्यता है सबको। हाँ देखो रियल, देखो धार्मिक चीज मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, समझे कि नहीं? अगर तो सबका अपना अपना वो है, मानने दीजिए, इसमें आप हम कोई नहीं होते हैं किसी को बोलने वाले, हम आपको बस बता रहे हैं। सूर्य की अधिकतम उत्तरायण स्थिति, यानी उत्तर में अधिकतम कहां जा सकता है? कर्क। सूर्य की अधिकतम दक्षिणायन में स्थिति। क्वेश्चन पूछा था सूर्य के अधिकतम उत्तरायण स्थिति में भारत में दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बड़ा। सूर्य के दक्षिणायन स्थिति में भारत है, सुन क्वेश्चन पहले, बकलोल कहीं का सुन में नहीं करेगा तो आंसर दे देगा सर, गलत दे रहा था तो सुनो आंसर। सूर्य के अधिकतम दक्षिणायन स्थिति में भारत में रात की अवधि पर क्या प्रभाव? रात बड़ा हो जाएगा। रात क्या हो जाएगा? बड़ा। याद रहेगा ना? कर्क रेखा पर 21 जून। देखिए आपको याद नहीं रखना है, जब भी ऐसा बात आएगा ना तो हम पूछेंगे कर्क रेखा पर, तो ध्यान रखिएगा कि आपको कर्क रेखा पे भारत को बैठा के रखना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। कर्क रेखा पे भारत बैठा है, तो सूर्य कर्क रेखा पे यानी भारत में गर्मी 21 जून, कौन सा? 21 जून। सूर्य मकर रेखा पे मतलब भारत में ठंडा 22 दिसंबर। सूर्य विषुवत रेखा पे बीचों बीच, ना गर्म ना ठंडा 23 सितंबर। ऑप्शन में नहीं 22 मार्च। समझ में आ गया? आराम से बता दीजिए। किसी को कभी कभी 21 दे देता है, क्या दे देता है? 21। सोचो बीचों में फरवरी कूद जाता है चोट्टा, कब वो 28 बन के कूदेगा, कब वो 29 बन के कूदेगा, और उधर या मार्च को चौपट कर देगा। आप बताओ जिस दिन सोच रहा 22 को आता है
और जिस दिन 29 को होगा ससुरा 21 को हो जाएगा, इधर एगो बढ़ेगा तो उधरिया एगो घटेगा ना जी। इस ससुरा चोटा ही बीचवा में आके उधरिया डिस्टर्ब कर देता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। किसी देश का देशांतर कैसे निकालेंगे? पहले अक्षांश पढ़ना। ये याद हो गया? कर्क रेखा पे कब जाएगी? मकर रेखा पे। कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति समझ में आ गया? जब बीचों बीच में रहता है तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स, विषु, क्या कहेंगे? विषु, अंग्रेजी में इक्विनॉक्स। जब सूर्य विषुवत रेखा पर रहता है तो उसे विषुव या इक्विनॉक्स। किसी को कोई दिक्कत? लिखा जाए तब अक्षांश। सादा खोलिए पेज, लास्ट में आपको सादा पेज दिया होगा, मटेरियल में ही दिया होगा, मटेरियल में ही दिया होगा। जब नदियां खत्म हुई होंगी उसके एक पेज बाद। जल्दी देखिए बाबू। है कि नहीं सादा नक्शा? ज्यादा पेज होगा जी, जल्दी खोलो ना बबुआ। हेडिंग डालिए अक्षांश। अंग्रेजी में लैटिट्यूड, हिंदी में अक्षांश या समानांतर रेखा। किसी को दिक्कत है? पिछवा भी तो और जगह होगा ना, एक पेज और है कि नहीं? पेज नहीं छोड़िएगा आप लोग। इधर पलटो तो, ओकरा काहे छोड़ दिया? उसके बाद 2 पेज है, 5 पेज लिखना है। अब जेर फोटानी नहीं, याद रखियो, जहां भी जगह मिले वहां लिखिए। एक पेज और पहले सब पेज नंबर बोलते हैं तब वहां से लिखो। 36 से लिखो, पेज नंबर 36। हाँ 35 पे यहां से लिखना चालू करो। आई ऊपरा खाली काहे छोड़ता है? इधर वाले में नहीं, इधर नदी वाला है, इधर जूठा हो जाएगा। नदी वाला तो जूठा किया है ना, तो जूठा पे नहीं लिखना है। इधर जूठा नहीं है ये। हो गया? लिखिए अक्षांश। लड़की जब हमेशा टेढ़े बतियाती है सब, कहें कि इसको काहे छोड़ दी, करिए से उस हिसाब से तो इधरो जगह है, तो हमेशा सीधा बोलवे नहीं करेगी सब। हो गया? क्या लिखे? अरे यार आशीष सिंह एगो घोंचू में कमेंटवा में कह रहा है कि कर्क रेखा से ऊपर क्यों नहीं सूर्य सीधा चमकता? अभी ना बताए थे। हाँ ये बताओ घोंचू, ये देख आशीष सिंह, सूर्य मेरे ऊपर से चमक रहा है, मान के चलो ये लाइट है मेरे ऊपर लगा हुआ है, देखो हाथ पे रोशनी आ रही है, समझ में आ रहा होगा लाइट है। ये लाइट हमारे यहां तक आ रहा है, क्या ये लाइट मेरे फेस पे सीधा पड़ रहा है? अभी ऐसे हो गए तब ये सीधा पड़ेगा, देख रहा है? ऐसे होंगे तब सीधा पड़ेगा। अभी ये सीधा पड़ रहा है नहीं, क्यों? क्योंकि हम इसके ठीक सामने नहीं है। तो पृथ्वी के ठीक सामने केवल कर्क और मकर रेखा वाला ही एरिया रहता है, इसलिए सीधी रोशनी कहां पड़ती है? कर्क और मकर। बाकी जगह से रोशनी टकरा के फैल जाती है। उसको ये बात समझा रहे हैं, समझिए नहीं रहे। तुमको क्या मेरा खोपड़िया सीधा दिखता है? तुम बताओ आशीष कुमार, तुमको केवल मेरा थूथूर दिखता होगा। ये कर्क और मकर रेखा के बीच का एरिया। कभी तुमरा हमको लात गोड़ मेरा देखा है कभी? समझ में गया? एक लड़का मेरा एक तो मीडिया वाला कोनो इंटरव्यू लिया, अब हमको याद नहीं, एयरपोर्ट पे जा रहे थे तो एक महिला पत्रकार है, हाँ पल्लवी राय, उसने मेरा इंटरव्यू लिया एयरपोर्ट पे। एकदम पार्किंग में हम गाड़ी खड़ा कर रहे थे वहीं पे, सर अब कहे कि भाई महिला का सम्मान करना चाहिए। हम ऐसे भरे बोल देते हैं, लेकिन ऐसे में कभी कोई महिला आती है बात नहीं बोलते। चलो भाई इंटरव्यू। अब जब इंटरव्यू ली तो उसमें पूरा मतलब इंटरव्यू है तो उसका क्लासरूम, जो कैमरामैन होता है उसका कैमरा क्लासरूम का थोड़े होता है, उसको पूरा दूर से लिया। तो एक लड़का कमेंट कर रहा है, आज पहली बार सर को पैंट शर्ट पे देखे, अमूमन क्लास पे तो हमको इतना ही दिखता है।
तो एगो नीचवा से कमेंट उसका जवाब दे रहा है, तो क्या इससे पहले सर फराक पहनते थे? तो दूसरा सुनो पहले तो दूसरा लड़का दोबारा रिप्लाई किया कि अरे घोचू हम ये नहीं कर रहे, उसका कहना था हम लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं, हमेशा सर को इतने दूर से देखबे किए, तो फर्स्ट टाइम देखे ताकि सर का थोड़ा सा हुलिया समझ में आए, मोटे हैं लंबे हैं, मतलब एक नहीं, जब इतना फोटो में क्या समझ में आएगा है, तो उसके कहने का सेंस ये था। तो ये कह रहा है कि क्या, तो समझो। अब आप बताओ, जैसे सूर्य कर्क रेखा के ऊपर जाता है नहीं, तो आप ही बताओ आप मेरा कितना हिस्सा देखते हो? यहां से, बस इससे ज्यादा नहीं, यहां से, क्योंकि यहीं से बोर्ड चालू होता है, यहां से। अब आप ही बताओ, यहाँ पे मार्कर हम लिए हैं कि नहीं? आपको पता ही नहीं चलेगा, कैमरा नहीं लिए, पता ही नहीं चलेगा, यहां से चालू होगा, अब दिखना चालू। तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि हम नीचे से हमारा पैर हाथ है, ये नहीं है यार, जितना तुम्हारा सीधा पड़ेगा उतने ना होगा। तो पृथ्वी का ये कर्क रेखा और मकर रेखा वाला क्षेत्र सीधे किसके सामने आ जाता है? सूर्य के। तो यहीं तक यही सीधे पड़ता है, इसके बाद रोशनी जाती है, इसके नीचे भी रोशनी जाती है। जिस तरह ऊपर से लाइट सीधे खोपड़िया पे, बाकी थुथुर पे रोशनी। समझा गई? थुथुर नहीं समझता? लिखो, सादा नक्शा खोलो, लिखो यार, एक तो मक्खी डिस्टर्ब करके रखी। हेडिंग डालिए, लैटिट्यूड या अक्षांश, समानांतर रेखा, दूसरा नाम समानांतर रेखा। लिखिए, अभी इसको और समझाना पड़ेगा, तब लिखना पड़ेगा। भाग गया? चलिए, अब मैं पहले एक बार और चीज समझा देते हैं आपको, तब ये लिखिएगा। अब आप चीज एक पूछे नहीं कि सर ससुराई डिग्री में काहे लिखते हैं? डिग्री में तो एंगल नापते हैं, डिग्री में तो एंगल नापते हैं। और हम यही बताए ना, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश यानी 1 डिग्री का डिफरेंस बराबर 111 किलोमीटर। किसी दो लाइन से दूरी होगी, किन्हीं दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। डिफरेंस बिटवीन टू कॉमन नंबर। आ गई ससुरी, इधर इधर कहां गई, भाग गई, डिस्टर्ब करके रख देते। तो किसी, अब ध्यान से, किसी दो लगातार अक्षांशों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर की? 111, यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में कितना? सोचा घेरा गई थी, बटन में नहीं दबा। मर ससुरी, बच मत जाए सब। इसका आगे समझिए, इसका मतलब 1 डिग्री मतलब कितना किलोमीटर? ये क्या झोल है भाई, हम लोग मैथ में डिग्री माने एंगल पढ़े थे, भूगोल में किलोमीटर पढ़ रहे हैं, दोनों में एंगल होता है। ध्यान से समझिए, हम यहां पर खड़े हैं, मान के चलिए यहां पे खड़े हैं, अगर इसको भोंक के अंदर जाए, तो अगर छेद के, भोंक समझते हैं, बड़ा साइज का होल कर देंगे तो भोंका बोलते हैं उसको, छोटा साइज का रहेगा तब होल कर। इसको छेद के इसके कहां पहुंचेंगे? केंद्र पर। छेद के कहां पहुंचेंगे? केंद्र पर। तो जब इसके सेंटर पे पहुंचेंगे तो कहां से छेदना चालू किए थे? तो सेंटर पे से उस छेद के बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा कि नहीं? वही एंगल बा तो डिग्री होता है। समझ में आ गया कि नहीं? वही एंगल तो क्या होता है? डिग्री। जैसे पृथ्वी मेरा ये क्या है, मान के चलो मेरा पृथ्वी है, यहां से हम इसे छेद दिए, तो ये क्या एंगल बनेगा? एकदम बीचों बीच से छेदेंगे, 0 डिग्री, तंजा ऊपर से छेदेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री, इस तरह बनेगा कि नहीं बने? तो पृथ्वी को ससुरा छेद के जाना बड़ी मुश्किल काम है, नहीं समझ में कि नहीं? तो भूगोल वेताओं ने इसका एक शॉर्टकट तरीका निकाला। मान के चलो मेरा हाथ पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की क्या है? परिधि। ये क्या हो जाएगा? केंद्र। इधर से छेदेंगे, यहां पहुंचेंगे कितना डिग्री? ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5, और ऊपर में 90 डिग्री, ऊपर में 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, यहां पर इधर से छेदेंगे 0 डिग्री,
यहाँ पर 1 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, समझ आ रहा है। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है पृथ्वी के परिधि यानी सरकमफेरेंस पर डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो आपके सामने दो रास्ता, या तो पृथ्वी के केंद्र में घुस के हई डिग्रिया नापिए, हई डिग्रिया नापिए, नहीं तो पृथ्वी के परिधि पर आप दूरी नापिए, ज्यादा इजी दूरी। तो जब ये दूरी नापा गया तो 111 किलोमीटर, दूरी नापा गया तो 111 किलोमीटर। जैसे यहां से 1 डिग्री बढ़ाएं परिधि पर कितना दूरी 100, फिर 1 डिग्री बढ़ाएं तो 111, फिर 1 डिग्री बढ़ाए तो 100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली में जो डिग्री है वो क्या दिखा रहा है, दूरी। क्या दिखा रहा है, दूरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझे, यही होता है डिग्री। तो अक्षांश क्या होता है, परिधि के तुलना में, ध्यान से समझो, परिधि यानी सरकमफेरेंस के, परिधि के तुलना में पृथ्वी के केंद्र पर विषुवत रेखा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, ये मान के चलिए विषुवत रेखा, ये कौन सा है विषुवत रेखा, ये कोई बिंदु है। तो परिधि से पृथ्वी के केंद्र पर विषुवत रेखा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, विषुवत रेखा के कंपैरिजन में, इसके रेस्पेक्ट में बनाया गया एंगल क्या कहलाता है, अक्षांश। क्या कहलाता है, अक्षांश। पृथ्वी के परिधि पर, हम लोग कहां रहते हैं, बाहर परिधि सरकमफेरेंस पर, पृथ्वी के परिधि पर स्थित किसी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र पर विषुवत रेखा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, विषुवत रेखा के सापेक्ष बनाया गया कोण क्या कहलाता है, अक्षांश। नहीं समझ आया, किसी को कोई दिक्कत है। तो अक्षांश हमको एंगल बताता है, लेकिन बार बार एंगल नापने से अच्छा हम क्या नाप लेते हैं, डिस्टेंस, क्योंकि एंगल अगर सेम है तो डिस्टेंस भी क्या आएगा, सेम। तो हर, अगर हम केंद्र पर 1 डिग्री बढ़ते हैं तो परिधि पर कितने किलोमीटर, 100। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। समझ में आ गया। तो बताइए टोटल कितने ऐसे अक्षांश होंगे, 90। ऊपरा में कैसे 90, अब ऐसे ही नीचे का एगो 90। तो ऊपरा नीचवा, अब बीचवा में 0 डिग्री वाला एगो, तो 90 ऊपर 90 नीचे, बीच में एगो 181 टोटल। नहीं हुआ टोटल, ऊपर में नीचवा, बीचवा में 0 डिग्री वाला को छोड़ेंगे नहीं ना। सबसे बड़का अक्षांश कौन है, 0 डिग्री, सबसे बड़ा वृत्त 0 डिग्री, सबसे छोटका वृत्त 1 डिग्री 90 डिग्री एकदम खोपड़िया पे से गोलिया दो, यहीं पे हो गया एकदम खोपड़िया पे 0 डिग्री। देखो ना ये जो काला रंग का है, गोल किया है, दे चूंकि गोला है 0 डिग्री, कौन डिग्री है, 90 डिग्री। यानी यहां से अगर छेद के पृथ्वी पे केंद्र पे जाएंगे तो कितना डिग्री बनेगा, आपको नहीं लग रहा है यहां से छेद के जाएंगे तो पृथ्वी पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। नहीं समझे, लाइव वाले समझ गए। आकाश सर, बांग्लादेश में हिंदू अटैक, त्रिपुरा में मुस्लिम अटैक, इसका मतलब क्या, बाबू तुमको चुनाव लड़ना है नहीं ना, तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। ये जहां कहीं पे भी ऐसे अटैक होते हैं, चाहे जिस भी कम्युनिटी पर हो, सिख पर हो, हिंदू पर हो, मुस्लिम पर हो, ये केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए होता है, फ्री का पब्लिसिटी के लिए। ऐसे हरामी लोग हर जगह पाए जाते हैं जो अपने थोड़े से पब्लिसिटी के लिए किसी की जान ले लेते हैं। इन लोगों को आप नहीं सुधार सकते। जिसके दिमाग में धर्म घुस जाता है, कार्ल मार्क्स जैसा महान विद्वान ने कहा था कि शराब का नशा केवल 24 घंटे का होता है, लेकिन धर्म का नशा सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ होता है। एक बार धर्म का नशा चढ़ गया, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, कोई मेहनत की जरूरत नहीं, ना इसमें बैच बनाना है, ना इसमें एडमिशन लेना है, ना कुछ करना है, चिल्लाते रहो। और जो धर्म धर्म चिल्लाएगा ना, उसको धर्म का सबसे कम नॉलेज होता है, क्योंकि वही पेड़ बहुत ऊपर लहराता है जिसमें कोई फल नहीं लगता है। बहुत ज्यादा धार्मिक लोग, बहुत ज्यादा शंकराचार्य जो होंगे धार्मिक, देखिएगा आराम से चुपचाप बैठल रहेंगे भक्ति में, और जितना ही बैला होता है सब छरपता है सब। तालिबान वालों को देखो ना, सिख वालों को कह रहा है कि बाहर जाओ, काहे रे भाई। ऐसे लोगों पे देखो, ज्यादा हम लोग क्या कर सकते, बहुत कुछ कर नहीं सकते।
इंतजार कीजिए कि ऐसी मानसिकता वाले लोग मरे ताकि पृथ्वी साफ हो सके। समझ में आ गई? हमको लगता है ऐसे ही सब पृथ्वी पे बोझ है सब, जिस वजह से पृथ्वी 23.5 डिग्री झुक गई है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? अब ये और बढ़ रहा है। जब ये सब मर जाएंगे ऐसे पापी लोग, तो पृथ्वी सीधा हो जाएगी। हाँ? आगे देखिए, लिखिए, लाइव वाले लोग लिखिए, लैटिट्यूड लिख दिए, हेडिंग लिखिएगा। कैसे लिखवाएं यार? सोचे समझाने में तो समझा देता आदमी, लिखवाने में। लिखिएगा, परिधि से पृथ्वी के केंद्र पर, परिधि से, फ्रॉम सर्कमफरेंस ऑफ द स्फीयर, परिधि से पृथ्वी के केंद्र पर, परिधि से पृथ्वी के केंद्र पर, परिधि से पृथ्वी के केंद्र पर विषुवत रेखा के सापेक्ष बनाए गए कोण को, विषुवत रेखा के सापेक्ष, विषुवत रेखा के सापेक्ष बनाए गए कोण को, एंगल को, बनाए गए कोण को बनाए गए कोण को क्या कहते हैं? अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। अगले लाइन से लिखिएगा, पृथ्वी के दो भागों में बांटने वाली रेखा, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा अक्षांश कहलाती है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा अक्षांश कहलाती है। दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा अक्षांश कहलाती, विषुवत रेखा कहलाती है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा कहलाती। क्या कहलाती है? विषुवत रेखा कहलाती है। यह केंद्र पर 0 डिग्री बनाती है। यह केंद्र पर 0 डिग्री का कोण बनाती है। यह केंद्र पर 0 डिग्री का कोण बनाती है। यह केंद्र पर 0 डिग्री का कोण बनाती है। यह केंद्र पर 0 डिग्री का कोण बनाती है। केंद्र पर 0 डिग्री का कोण बनाती है। हो गया? लिखिए, दो अक्षांशों के बीच की, अगले लाइन से, अगले लाइन से, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन या कटिबंध कहते हैं। जोन या कटिबंध कहते हैं। लाइव वाले सब लोग लिखिए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन या कटिबंध कहते हैं। 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 हो गया? जोन या कटिबंध कहते हैं। किन्हीं, अगले लाइन से, किन्हीं दो लगातार अक्षांशों के बीच की दूरी किन्हीं दो लगातार अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है। सर आप सब सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं? चल लिखो। आपको कोई दिक्कत हो तब बताइए। बहुत आदमी पूछते हैं कि आप काहे सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब कई विद्यार्थी को जब दिक्कत होगा तब बताइए। क्या आपको बायोलॉजी समझ में नहीं आता? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ सब समझ में आएगा। मैथ भी पढ़े ना? मैथ ना पढ़ेंगे? वो वाला मैथ पढ़ना हो तो कुछ पढ़ लियो, बीएससी वाला मैथ हुआ। हाई नहीं समझ में आता है। 3 मुर्गी 4 अंडा देती है तो राधा की आयु कितनी है?
जो अजीब टाइप का होता है वो वाला बीएससी एमएससी जो एनडीए सीडीएस वाला होता है वो ठीक रहता है, सब रखिए फॉर्मूला सब समझ में आएगा। ये से जुड़ा अजीब। 4 साल पहले सुरेश मोहन से 3 साल छोटा था, अपने पिताजी से 2000 कर्जा लिया, तो फरवरी का दिन कौन सा होगा? तो क्या पूछता है? चलो आप अगले लाइन से लिखो, अगले लाइन से, अगले लाइन से लिखेगा कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या देखिए कैसे लिखना है, 90 नॉर्थ प्लस 90 साउथ प्लस एक 0 डिग्री, बाकी किसी पे डिग्री नहीं लगना चाहिए, वो संख्या बता रहा है, वरना वो इन्हें को ऊपर मार दे सब 90 डिग्री तो हो जाएगा 3 गो टोटल, 90 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री 3 गो हो जाएगा। बकलवा सोचेगा सर से गलती हो गया होगा, डिग्री मार देते हैं। 90 को उत्तर में 90 को दक्षिण में मार देगा तो डिग्री तो वो स्पेशल हो जाएगा 90 डिग्री वाला। हा? बोलिए। हाँ वो स्पेशल अक्षांश है 23.5 डिग्री, क्योंकि उतने पे पृथ्वी क्या है झुकी हुई है, तो 23.5 हम इसीलिए पढ़ते हैं कि पृथ्वी कितना पे झुकी है 23.5, यदि वो 24 पे झुकी रहती तो हम 23.5 को कभी नहीं पढ़ते, और मजबूरी ये है कि ऊपरा से 23.5 झुकी है तो निचवा से कितना झुक गई है 66, ऊपरा से कितना झुकी है 23.5 तो निचवा से 6.5, अगर नहीं झुकी रहती तो नहीं पढ़ते, अब वो झुक गई है इस वजह से पढ़ना है, और छोट मोट आदमी थोड़े है कि झुक गया तो कोई दिक्कत नहीं, पृथ्वी है। आगे बढ़े, चलिए अब इसको बनाना चालू कीजिए फिगर, ये फिगर बनाइए फटाफट, अब फिगर बनना चालू होगा। एक साइड में बनाइएगा, इन की बीचवा में बना ले, दोनों एगो गोला इधर बनेगा और दूसर का गोला इधर बनेगा, टहलने मत लगिएगा, इसमें पूरा अक्षांश देशांतर ग्लोब पढ़ना है, 2 गो पेज है। नहीं दिख रहा है बाबू, बत बनी हो गया। कौन सी कर रहा है रे तुम लोग? बन गया, ये वाला बना लिए, अब इसको बनाइए, बना ही लिए होंगे, इसको बनाइए, ये वाला पहले, हाँ उसी में नहीं रे, अलग से एक गोला बनाओ, वही में हटा रहा है सब, ये और ये दोनों, कोई फालतू चीज हम नहीं बना के बोलते हैं कि आप बनाइए, हमको नहीं पता है कि अगर दोनों में कोई एक बनाना रहता तो एक हम मिटा देते हैं, पूछ रहा है से दोनों बनाए, हाँ बबनी दोनों बनाना है। बीचवा में गोला बना दिए, अब ना इधर हट रहा है ना उधर हट रहा है, मुझे नहीं दोनों बनाना था, हम कह रहे इस साइड में बनाइए, एक साइड में, नहीं दिख रहा है हम साइड में बनाए हैं। लड़की सब दिमाग लगाती है, सब बोझ देगी सब माँ। जीव हत्या में क्या दिक्कत है जी, राम जी भी तो मारे थे रावण को,
ये कौन सी है? बेचारा तितली मर गई। नहीं मारे नहीं, इसी पे आके बैठ गई है बकलोलिया। ये बैच जब खत्म हो जाएगा तो लाइव वाले परेशान नहीं रहेंगे। अगले 2 महीने तक इस बैच की वैलिडिटी रहेगी। ये 1 जनवरी को नहीं, 1 जनवरी को खत्म करने लायक नहीं है। मकर संक्रांति के दिन खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन से ये दिखना हट जाएगा, क्योंकि सर्वर पर एक्स्ट्रा लोड होने की वजह से हमको पैसे पे करने पड़ते हैं सर्वर का। आप एक ही बार फीस देते हैं, हमको सर्वर हर महीने देने पड़ते हैं। कभी कभी तो कोनो बैच में घरे से चल जाता है लाइव वाले के चक्कर में। इंडियन मैप छठ के बाद चालू होगा, दीपावली के बाद नहीं। दीपावली के बाद क्लास नहीं खुलता है पटना में, छठ होता है। बिहार में सबसे जबरदस्त छठ होता है। छठ त्योहार बेटा सबके लिए मनाया जाता है, संतान के लिए। यहाँ संतान आके लाल पीला हरा करता है। अब माँ लोग बेचारी 36 घंटा तक बिना खाए पिए निर्जला व्रत रखे। बन गया बाबू, जल्दी बनाइए। इंडियन मैप अलग से लेना होगा एडमिशन। हाँ बाबू, इंडियन मैप का अलग से लेना होगा, वर्ल्ड मैप का अलग से लेना होगा। एटलस एक बार खरीद लीजिए, मटेरियल एक बार खरीद लीजिए। इंडियन मैप और वो दोनों अलग से लेना पड़ेगा। 4 महीना का लास्ट चलता है इसका, 3 महीना के आसपास। अगस्त से आप लोग का हुआ था। ये टुंड्रा और टैगा हो गया। 3 तक गिनेंगे, मिटा देंगे अब। 3, इधर वाला बन गया था ना, ये बन गया था, हो गया। चलिए इसको बनाइए जल्दी फटाफट, इसको बनाइए। फिर से मत बनाइए, तब ये बनाना पड़ेगा। अभी बहुत लिखना है, छोटा छोटा हटाने की कोशिश कीजिए। ये लड़का, इसका एप्लीकेशन देखो क्या नाम है। एक लड़की थी दीवानी सी, नाम लिखा है एक लड़की सी दीवानी सी। तुमको डिलीट कर देंगे बाबू। जो बोल रहा है ना बिहार फाउंडेशन स्पेशल कैसे चलेगा, उल्टा सीधा नाम लिखेगा, डिलीट कर देंगे। यहाँ सब आपका मोबाइल नंबर वगैरह सब दिखता है। उसको कॉल करके कौन सुधारे, कॉल करो। यहाँ हमारे पास बाबू यूजर पैनल नहीं है, हमारे पास एडमिन पैनल है। आप जो जो भरे हैं यहाँ सब दिखते रहता है। आपको केवल नाम दिखेगा कौन कमेंट किया है, उसका मोबाइल नंबर नहीं। उसको डिलीट मार दो। ब्लॉक कर दिए। दीवाना सबसे हमको सख्त एलर्जी रहता है। अभी कुछ किया नहीं, दीवानगिरी पे उतर गया। कुछ बन जाओ, काम लायक हो जाओ। तुम लोग लिखो, मच्छर हाँक रहे हैं। बन गया। कौन सी बनाइए, तीनों गोलवा सटा दिए एक के में। कुछ ज्यादा ही कंजूस बन गई है। लिखोगे कैसे उसमें?
नेक्स्ट बैच में एक काम करना, गोला बनवा देना याद से, डिजाइन करके रख दे रही है सब वहां पे। हाथ से बना लोग ना, लड़की सब तो और फोटा नहीं, चूड़ी से बना रही है सो गोला। बन गया सबका, बन गया अक्षांश वगैरह, कर्क रेखा और मकर रेखा ये बनाए ना, ये बना लिया। अब लिखिए संक्रांति या सोलिस्टिक। संक्रांति अंग्रेजी में सोलिस्टिक, संक्रांति या सोलिस्टिक। हो गया संक्रांति या सोलिस्टिक। लिखिए सूर्य के अधिकतम उत्तरायण, सूर्य के अधिकतम उत्तरायण, सूर्य के अधिकतम उत्तरायण, इंग्लिश में नॉर्दर्न मोस्ट, मोस्ट मतलब एकदम हुमच के, सुपरलेटिव डिग्री, नॉर्दर्न मोस्ट, सूर्य के अधिकतम उत्तरायण, उत्तरायण तथा अधिकतम दक्षिणायन, नॉर्दर्न साउदर्न मोस्ट, सूर्य के अधिकतम उत्तरायण तथा अधिकतम दक्षिणायन, सूर्य के अधिकतम उत्तरायण तथा अधिकतम दक्षिणायन, सूर्य के अधिकतम उत्तरायण तथा अधिकतम दक्षिणायन स्थिति को संक्रांति कहते हैं। हो गया, क्या कहते हैं संक्रांति। यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है। अरे अगले पेज पे लिख दो, बकलुआ उसमें क्या लिख रहा है, ले ये तो और बकलूल है सही में। तुमको देखो, हम बोले ना कि यहां से लिखना चालू कर दीजिए, तो यहां तक हो गया तो ठीक है, अगले पेज पे आ जाइए, एकरे पे लिख रहा था इतना तो शिष्टाचारी बेचारा एकलव्य भी नहीं था कुछ कुछ लड़का इतना सीधा होता है सुनो बहुत सीधा है बेचारा। अरे यहाँ भर गया तो इधर लिखना चाहिए, बेचारा यहाँ लिख रहा है। क्या लिखे हैं, सूर्य या दो प्रकार का होता है। एक नंबर लिखिए, एक नंबर कर्क संक्रांति, अंग्रेजी में समर सोलिस्टिक। कर्क संक्रांति अंग्रेजी में समर सोलिस्टिक, कर्क संक्रांति अंग्रेजी में समर सोलिस्टिक। सामने देख लीजिए 21 जून। एक होता है विंटर सोलिस्टिक। हो गया। दूसरा लिखिएगा मकर संक्रांति विंटर सोलिस्टिक 22 दिसंबर, 22 दिसंबर विंटर सोलिस्टिक 22 दिसंबर। हो गया, किसी को दिक्कत नहीं। आप लिखिए विषुव, विषुव अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स, 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 इक्विनॉक्स
लेकिन जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है तो उसे विषुव कहते हैं। जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है तो उसे विषुव कहते हैं। जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है तो उसे विषुव कहते हैं। उसे विषुव कहते हैं। हो गया। उसके बाद 22 मार्च 23 सितंबर लिखिएगा। इस दिन दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होता है। इस दिन दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होता है। दिन रात बराबर होता है। इस दिन दोनों गोलार्ध में दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हो गया। अब आपको पढ़ना है, देखिए अक्षांश तो आपको 181 है, बट मेनली इसमें 3 है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अब एग्जाम में क्या पूछता है? कर्क रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश, विषुवत रेखा पर स्थित देश। कल हम इसको करा देंगे और देशांतर बता के आपको टाइम निकालना सिखा देंगे। जापान में इतना टाइम है, आपके गांव में कितना बजेगा? चलिए आगे का क्लास कल होगा।